टर्म्स हैं, बहुत सारे ऐसे इसमें वर्ड्स हैं, डेफिनेशंस हैं जिनको हमने पहले कभी सुना नहीं है। जैसे इसमें आपको मिलेगा वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड एंड वर्क इन प्रोग्रेस, जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। सो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक्चुअली है क्या और किस चीज़ के ऊपर ये वर्क करता है, इसके बारे में मैं पूरा डिटेल्स में आपको बताऊँगा इस वीडियो में। ठीक है, यहाँ पे सुनिएगा, समझिएगा। सबसे पहले देखिए होता क्या है कि हमारे देश में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करने वाली कुछ कंपनियां होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के कार्य को लेती हैं, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट पे किसी भी काम को लेती हैं और फिर उसे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर वो क्या करते हैं, वो काम को करते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन कंपनियां जो होती हैं, हमारे इंडिया में बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, अलग अलग तरह की बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम को लेती हैं और फिर उस काम को पूरा करती हैं। वैसे देखा जाए तो ज़्यादातर जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क जो होते हैं, जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लॉन्ग टर्म बोले तो जो 1 साल के अंदर जो पूरे ना हों, जिसमें 1 साल से अधिक का समय लगता है। जैसे कि आप देखोगे कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें बननी है, हमारे देश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर बनाया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर तैयार किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी का मकान बनाना है, सीट बनाना है, रेलवे के द्वारा जो डब्बा बनाया जाता है, रेलवे कंपनियां जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं सरकार से रेलवे डब्बे को बना करके रेलवे का जो इंजन होता है, जो डब्बा होता है, उसको बनाने का, इस तरह से रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेना, ब्रिजेस बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेना, है ना, ओवर ब्रिजेस जो बनते हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट लेना। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर तैयार किया जाता है। अभी समझना आपको यहाँ पे ये है कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर दो पार्टी होते हैं, दो पार्टी एक होता है कॉन्ट्रैक्टर और दूसरा जो पार्टी होता है उसको कहते हैं हम कॉन्ट्रैक्टी। एक होता है कॉन्ट्रैक्टर, दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्टी। ओके, तो हु इज कॉन्ट्रैक्टर? कॉन्ट्रैक्टर कौन है? तो कॉन्ट्रैक्टर वो पर्सन होता है जो किसी से कॉन्ट्रैक्ट लेता है और कॉन्ट्रैक्टी वो पर्सन होता है जो किसी को कॉन्ट्रैक्ट देता है, यानी कि कोई भी काम देता है करने को कॉन्ट्रैक्ट पे करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी के बारे में समझ लीजिए अच्छे से। कॉन्ट्रैक्टर वो पर्सन है जो किसी से काम लेता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम को करने के लिए। कॉन्ट्रैक्टी वो पर्सन है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर किसी काम को किसी पर्सन को देता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर को देता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो आई थिंक ये क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। इसको कॉन्ट्रैक्टर यानी कि कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार, ठीक, और कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकादाता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक ठेका लेने वाला और दूसरा ठेका देने वाला, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यानी कि ठेका लागत विधि, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टर ये दो पार्टी हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे ये समझना है कि देखिए होता क्या है एक्चुअली कि कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो क्या करता है कि जब किसी भी काम को कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर लेता है तो वो हर अपना अलग अलग काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाता है। अब नाउ व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, तो ये मैं समझाऊंगा, बट उससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि एक कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो एक समय में कई सारे कॉन्ट्रैक्ट, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट लेकर के कर सकता है, काम कर रहा होता है, अलग अलग साइट पे कर रहा होता है, ठीक है ना। अलग अलग साइट यानी कि अलग अलग जगहों पर। जैसे एक ठेकेदार है जो एक जगह मकान बनाने का भी ठेका उसने ले रखा है और एक जगह कहीं और किसी और का भी मकान उसने बनाने का ठेका ले रखा है। तो वो अपने लेबर्स को अलग अलग जगहों पर लगा करके एक समय में वो कई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है एक पर्टिकुलर समय के अंदर, ठीक है। सो अब ये जो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट वो लिया हुआ है, एक समय में उसने 3-4 लोगों से कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है और तीनों चारों के लिए वो अलग अलग से काम कर रहा है या करवा रहा है। तो इन तीनों चारों जो कॉन्ट्रैक्ट उसने ले रखे हैं, 3-4 कॉन्ट्रैक्ट एक साथ उसने जो ले रखा है, इन हर एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से उसको कितना लाभ या कितना हानि हुआ, ये समझने के लिए कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, या ये जो मैंने कंपनी, जैसे मैंने शुरू में बोला कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करने वाली कुछ कंपनियां हैं, जो एजेंसियां हैं,
ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, ये अपने हर पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का एक अलग से, हर कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग से एक वो अकाउंट बनाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक। और उस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, उस अकाउंट को एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कहा जाता है। तो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा बनाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ये इस अकाउंट का कोई बहुत ही स्पेशल कोई फॉर्मेट नहीं है, बस सिंपली जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बनाते थे बिल्कुल वैसे ही, एक तरफ ये पर्टिकुलर ओके अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बनाते थे पहले, वैसे ही आपको बनाना है, ठीक है। ओके, आई थिंक अगर दिक्कत हो रही है तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो पर्टिकुलर अमाउंट, ओके। अभी इधर आपका आता है एक्सपेंसेस और इधर आता है इनकम, नहीं जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बनाते थे बिल्कुल वैसे ही। तो एक्सपेंसेस एंड इनकम ये दो साइड होता है, और ये अकाउंट इसलिए वो बनाता है ताकि वो एट द एंड ऑफ द ईयर एक कॉन्ट्रैक्टर ने जो कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है कॉन्ट्रैक्टी से, एक पर्टिकुलर समय में उसने अलग अलग लोगों से, अलग अलग कॉन्ट्रैक्टी से उसने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, और हर एक कॉन्ट्रैक्ट से उसे क्या लाभ हो रहा है या क्या हानि हो रही है, यानी कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो रहा है, ये जानने के लिए वो कॉन्ट्रैक्टर हर अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट जो उसने ले रखे हैं उनके लिए वो अलग अलग से एक अकाउंट तैयार करता है, ठीक है। और उससे वो पता लगाता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर उसे क्या प्रॉफिट हुआ या क्या लॉस हुआ, या जैसा कि मैंने कहा शुरू में ही कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जरूरी नहीं कि एक साल में पूरा हो जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा वर्क मिलते हैं। जैसे किसी मकान को बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट लेता है, तो बड़ा मकान है, बड़ी बिल्डिंग है जिसको बनाया जा रहा है, बड़े लेवल पे बनाया जा रहा है, तो फिर वो एक साल में पूरा नहीं होता, ठीक। उसको पूरा होने में 4 साल 5 साल 3 साल 2 साल लग सकते हैं। तो ऐसे केस में एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कॉन्ट्रैक्टर को ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ, लेकिन अकाउंट तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि पूरे एक साल के दौरान उसको क्या प्रॉफिट हुआ या कितना काम अभी बाकी है, एट द एंड ऑफ द ईयर कितना काम पूरा हुआ है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ों को समझना बहुत जरूरी होता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर, क्योंकि ये चीज़ें रहेंगी तभी आगे फिर, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जैसे वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, तो इसके बारे में मैं बताऊंगा, और वो सारी चीज़ें इसी चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा होगा आई थिंक कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है क्या। तो ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, और इसके जो बेसिक जो फॉर्मेट है वो आप लोगों को बुक में भी दिया गया है कि उसके डेबिट साइड या क्रेडिट साइड में कौन कौन से आइटम्स आते हैं, वो आप एक बार अपने बुक में देख लीजिएगा। बट फिर भी मैं अभी इसके बाद थोड़ा सा और भी डिटेल्स में इसके बारे में समझाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो फिर आगे जो पॉइंट है उसको समझते हैं। तो देखिए ये तो समझ में आ चुका है कि इसको हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाता है। आगे देखिए हर एक साल के एंड में, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर दो चीजें होती हैं, एक होता है वर्क सर्टिफाइड और दूसरा होता है वर्क अनसर्टिफाइड। यानी कि एक वो कार्य जो अप्रूव्ड है, ठीक, वर्क सर्टिफाइड, इसको क्या है अप्रूव्ड वर्क, अप्रूव्ड वर्क, और ये दूसरा जो है इसको कहते हैं वर्क अनसर्टिफाइड, यानी कि नॉट अप्रूव्ड, मतलब अप्रूव्ड नहीं हुआ, मतलब इसको मंजूरी नहीं दी गई, या आप ये कह सकते हो इस तरह से कि ये काम तो हुआ है बट वो काम सही तरीके से नहीं किया गया, ये माना गया। किसके द्वारा माना गया, कौन मानता है, उसका ध्यान रखिएगा। देखिए अगर मैं आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ तो सबसे पहला चीज जो होता है वो होता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस क्या हो। मतलब अगर मैं काम आपको पूरा करके दे देता हूँ, हमारे बीच एक एग्रीमेंट बनता है, आपने मुझे काम दिया और मैंने उसको, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गई, आपने कहा कि मुझे 5 मंजिला मकान चाहिए, और साथ में मैंने देखा कि भाई किस जगह पे आपको मकान चाहिए, और उसके बाद में किस तरह का मकान चाहिए, किस तरह की चीज़ें आप उसमें लगवाना चाहते हो, या किस तरह के मटेरियल्स आप यूज करना चाहते हो, ये सारी चीज़ों को आपने मुझे अपने टर्म्स एंड कंडीशन आपने दे दिया। और फिर उन टर्म्स एंड कंडीशन को समझने के बाद मैंने क्या किया, मैंने
सब कुछ देखा और अपना बजट मैंने मिलाया, और मिलाने के बाद मैंने फिर एज ए कॉन्ट्रैक्टर मैंने क्या किया, मैंने एक स्टैंडर्ड रेट एक मैंने तय कर लिया एंड एक अमाउंट मैंने फिक्स कर दी कि ये काम अगर मैं आपके निश्चित समय के अंदर, जितने समय के अंदर आपको चाहिए, अगर पूरा करके देता हूँ तो एक मैं प्राइस आपसे लूँगा। क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि कंसिडरेशन के रूप में एज ए कॉन्ट्रैक्टर मुझे तो कुछ चाहिए, क्योंकि मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, आपका काम मैं पूरा करके दे रहा हूँ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कहलाता है। जो प्राइस फिक्स होता है कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी के बीच में, काम को पूरा करने के बाद जो कॉन्ट्रैक्टर को मिलना है कॉन्ट्रैक्टी से, समझ में आ रहा है कि नहीं, कॉन्ट्रैक्टर को मिलना है कॉन्ट्रैक्टी से, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो कि आपके क्वेश्चन में फर्स्ट में दिया रहेगा कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है कॉन्ट्रैक्ट का वो इतना है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को याद रखिएगा कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वो प्राइस होता है जो कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी के बीच में एग्रीमेंट होते वक्त तय होता है कि काम अगर पूरा हो जाएगा तो हम आपको इतने पैसे, या कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी से उतने पैसे लेंगे, ठीक, उसको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कहते हैं। आगे अभी वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड क्या है, तो देखिए क्या हुआ कि काम जो है वो एक साल में सपोज मान लीजिए कि पूरा नहीं हुआ काम में, अभी टाइम, क्योंकि 5 मंजिला मकान चाहिए तो 1 साल से अधिक समय लग सकता है ना। तो मान लीजिए कि साल के एंड में जब अकाउंट बंद करने का टाइम आया, मतलब अकाउंट बंद मतलब कि साल के एंड में जब ईयर क्लोज करने का जब समय आया, तो काम तो पूरा हुआ नहीं है, काम अभी कुछ बाकी है। तो होता क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर को बुलाता है, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्टर काम जो कर रहा है, लेबर जो रखा है उसने, तो उसको समय समय पे उन लोगों को पेमेंट देने के लिए, या अपने खुद के भी पर्सनल कुछ खर्चे जो होते हैं, इनकम, उसके लिए उसको वो पैसे चाहिए होते हैं, जो कभी कभी समय समय पे वो मांग लेता है कॉन्ट्रैक्टी से, ठीक है। पूरा पेमेंट नहीं, कुछ पैसे लेता रहता है। तो यहाँ समझना ये है कि कई बार ऐसा भी होता है कि काम हो तो जाता है, लेकिन वो काम उस तरह से नहीं हुआ रहता है जिस तरह से कॉन्ट्रैक्टी ने कॉन्ट्रैक्टर को दिया, यानी कि कॉन्ट्रैक्टी सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है, ठीक है। अब जो कॉन्ट्रैक्टर है, काम हुआ, जितना भी काम हुआ, वो कॉन्ट्रैक्टर को बुलाता है और कहता है कि भाई देख लीजिए, हमने आपका काम कर दिया, आप एक बार चेक कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए कि भाई जिस तरह से आपका रिक्वायरमेंट था क्या हमने उस तरह से काम किया है कि नहीं हुआ। तो वो क्या होता है ना कि जो कॉन्ट्रैक्टी होता है वो कई बार क्या है कि खुद वेरीफाई करता है, लेकिन कई बार वो उतना उसके पास स्किल्स नहीं होता, उसको समझ नहीं होती है चीज़ों की कि मत सही है या गलत है। तो वो कई बार क्या होता है, कुछ एक्सपर्ट पर्सन या कुछ इंजीनियर्स को वो साथ में लेकर के आता है और कहता है कि भाई थोड़ा चेक कर लो, मुझे ये ठीक काम हुआ या नहीं हुआ। तो इस तरह से वो इंजीनियर आता है, या खुद हो सकता है कॉन्ट्रैक्टी के पास अगर उस चीज़ की स्किल है, नॉलेज है, समझ है उस चीज़ की कि हाँ ये चीज़ ऐसा बनना चाहिए, ये चीज़ ऐसी होती है, तो फिर वो खुद क्या करता है, चेक करता है, और चेक करने के बाद जो काम उसे अच्छा लगता है, मतलब जितना भी काम हुआ है सपोज वो काम अगर अच्छा लगा उसे, अच्छा लगा मतलब कि उसको लग रहा है कि हाँ ये काम अच्छे से हुआ है, जैसा मैंने बोला था वैसा काम हुआ है, तो वो उस काम को बोलेगा कि हाँ ठीक है काम सही हुआ, जैसा मेरी जैसी रिक्वायरमेंट थी, जैसा मुझे चाहिए था, बिल्कुल काम वैसा ही हुआ। तो इसको हम कहते हैं अप्रूव वर्क, जो कॉन्ट्रैक्टी के द्वारा अप्रूव कर दिया जाता है कॉन्ट्रैक्टर को कि हाँ जो काम आपने किया वो मेरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, उसी को कहते हैं वर्क सर्टिफाइड, यानी कि अप्रूव कर दिया गया कि हाँ वो काम सही है। लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं, या सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है कौन, कॉन्ट्रैक्टर, तो उस काम को हम कहते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। जैसे हो गया कहीं मकान बन रहा है तो कहीं का दीवार है बना है लेकिन उस तरह से वो प्लास्टर नहीं हुआ, या उस तरह से उसको जोड़ा नहीं गया है, या जो भी है, बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो उस काम को नॉट अप्रूव्ड और वर्क अनसर्टिफाइड वर्क कहा जाता है। तो ये दो चीज़ समझ में आ चुका होगा, तीन चीज़ इनफैक्ट समझ में आ चुका होगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है, वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। ये तीन चीज़ों को अभी आप याद रखेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे जो मैं समझाने वाला हूँ इन तीन चीज़ों को आपको आगे भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे इस पूरे टॉपिक के अंदर मैंने जो आपको समझाया है, यहाँ पर आपको समझना है कि क्या है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टी, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो बनाया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है क्या, फिर उसके अंदर वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो है
तो आई थिंक ये सारी जो चीज़ें हैं वो समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल लेता हूँ वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड को और थोड़ा क्लियर करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि सपोज एक कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिया, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया और उसकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो थी वो 10 लाख रुपये। कितने थी? 10 लाख रुपए तय किया। मतलब मैंने ये किया कि ये काम खत्म करने के बाद मुझे 10 लाख रुपए चाहिए होंगे। मतलब इस 10 लाख के अंदर जो मैं मटेरियल लगाऊंगा, जो मैं लेबर लगाऊंगा, जो मैं प्लांट लगाऊंगा काम को पूरा करने के लिए, मशीनें जो मैं लगाऊंगा, ये सबका जो खर्चा है वो खर्चा तो है ही, प्लस उसमें मेरी जो प्रॉफिट है, मतलब मुझे जो प्रॉफिट होनी चाहिए वो भी मैंने सब ऐड कर लिया देखते हुए कि क्या एग्जैक्टली आपकी रिक्वायरमेंट, उस रिक्वायरमेंट को देखते हुए मैंने देखा कि 10 लाख के अंदर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, मेरी प्रॉफिट भी हो जाएगी, प्लस जो मैं खर्चा करने वाला हूँ वो सारी चीज़ें उसी के अंदर होंगी। ठीक है, तो 10 लाख रुपए फिक्स कर लिया गया। अब हुआ क्या कि जो क्या कहते हैं, जब बुलाया गया कॉन्ट्रैक्टी को और कहा गया कि भाई चेक कर लीजिए काम आपको पसंद आया या नहीं आया, तो उस टाइम आया और आकर के और उसने कहा, उसने सारा काम देखने के बाद उसने कहा 80% वर्क को उसने कहा कि ओके है, यानी कि अप्रूव्ड है, सर्टिफाइड है। एंड 80% अगर अप्रूव्ड है, नॉर्मल सी बात है कि जो 20% वर्क जो हमने किया था अभी तक, जो हम लोग ने काम किया हुआ है उसका 80% अगर वर्क सर्टिफाइड है तो बाकी बचा जो 20% वो हो जाएगा वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है, अब सवाल ये है कि 10 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्ट में है, 10 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्ट से कॉन्ट्रैक्टी ने कॉन्ट्रैक्टर को कहा कि आपने जो काम किया उसका 80% मुझे पसंद आया और बाकी 20% मुझे पसंद नहीं आया। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर 10 लाख का 80% किसको मिलना चाहिए? 10 लाख का 80% कॉन्ट्रैक्टर को मिलना चाहिए अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 10 लाख का 80% होता है 8 लाख, 8 लाख ऑफ रुपीज। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये धारणा है कि कॉन्ट्रैक्ट के सिस्टम में जो भी वर्क सर्टिफाइड होता है और वर्क सर्टिफाइड की जो भी वैल्यू आती है वो वैल्यू पूरा का पूरा पेमेंट नहीं किया जाता, क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि ये काम जो है अभी ये 1 साल का काम जो सर्टिफाइड किया गया, ये 1 ईयर का वर्क है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? काम अभी बाकी है, क्योंकि ये जो 20% वर्क अनसर्टिफाइड है या कुछ काम अभी बचा हुआ है जो अगले साल भी होगा, वो काम कौन पूरा करके भी देगा? कॉन्ट्रैक्टर पूरा करके देगा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्टी क्या करता है कि जो वर्क सर्टिफाइड हुआ उस हिसाब से जो अमाउंट बनना है, जो फुल अमाउंट नहीं देता, बल्कि उस अमाउंट का कुछ परसेंटेज से, यानी कि वर्क सर्टिफाइड अमाउंट का तो 10 लाख का 80% जो होगा उस हिसाब से तो 8 लाख होना चाहिए। अब अगर वो कॉन्ट्रैक्टी जो है अगर वो 8 लाख कॉन्ट्रैक्टर को दे देता है तो हो सकता है कल को वो भाग गया, वो आए ही नहीं, वो काम ना करे, क्योंकि उसको तो अपना पैसा मिल गया जितना उसने काम किया था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बाकी जो आधा अधूरा काम जो बचा हुआ है वो काम कौन करेगा? इस थिंकिंग को रखते हुए, इस धारणा को लेकर भी चला जाता है या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर कि इसीलिए अगर 8 लाख रुपए का आपका काम अप्रूव हुआ है, वर्क सर्टिफाइड हुआ है, तो आपको 8 लाख नहीं बल्कि इसका कुछ परसेंटेज भी आपको सिर्फ दिया जाएगा और बाकी कुछ अमाउंट रिजर्व करके, रिजर्व मतलब एक तरह से रख लिया जाएगा। जब आप बाकी के भी काम जो बचे हुए काम है वो जब आप पूरा कर लोगे जो कॉन्ट्रैक्टर, तो फिर उस टाइम आपको क्या किया जाएगा? सब जोड़ करके आपका अमाउंट जो है वो पेड फाइनली किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा। तो समझ में आ चुका होगा वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड का जो कॉन्सेप्ट है, समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। तो यहाँ जो कैश रिसीव करता है वर्क सर्टिफाइड के रूप में वो क्या है? परसेंटेज ऑफ कैश, परसेंटेज ऑफ कैश। वर्क सर्टिफाइड का कुछ परसेंटेज ऑफ कैश ही सिर्फ मिलता है कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये समझ में आ चुका होगा। अगर कोई कंफ्यूजन होगा, कोई डाउट होगा तो आप पर्सनली मुझे मैसेज करना और जिसको भी होगा मैं फिर एक्सप्लेन करूँगा उसको। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या है, कॉन्ट्रैक्टी कौन है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्यों बनाया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है क्या, वर्क सर्टिफाइड क्या है, वर्क अनसर्टिफाइड क्या है, ये जो चीज़ें हैं ये क्लियर हो चुकी होंगी आई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
ओके, तो अब मैंने जैसे बताया कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो होता है जनरली टी शेप का होता है। टी शेप का मतलब तो आपको पता ही है, टी शेप का मतलब वही जो हम बनाते थे पहले, ये इसको टी शेप कहते हैं हम लोग। एक पर्टिकुलर होता है और ये अमाउंट होता है, ये पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट। पापा, PAPA, पापा याद रखिएगा, ये यही कॉन्सेप्ट पापा वाले कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पापा हमेशा रहेंगे अकाउंट्स में, पापा हमेशा आगे रहेंगे। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये कहीं भी रहेगा, ये कभी नहीं जाएगा अकाउंट से। कोई भी अकाउंट बनाओ, कोई भी फॉर्मेट बनाओ, ये पापा जो है ये हमेशा साथ में रहेंगे, ठीक है। आगे अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जैसे मैंने बताया कि इधर जो है ये सारे एक्सपेंसेस होते हैं और इधर जो है ये सारे इनकम होते हैं। तो देखिए एक्सपेंसेस एंड इनकम, यहाँ पे अभी समझना ये है कि एक कॉन्ट्रैक्टर जब किसी से कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो वो सबसे पहले क्या करता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट पे मटेरियल लगाता है, क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि जो 10 लाख रुपये वो ले रहा है, उस 10 लाख में उसने सब चीज़ों को जोड़ रखा है। जो मटेरियल लगाएगा, जो प्लांट लगाएगा, जो लेबरों को जो देगा, बाकी के जो खर्चे हैं, छोटे बड़े खर्चे हैं, ये सारी चीज़ों को वो उसमें ऐड कर लेता है और प्लस उसमें अपना फिर प्रॉफिट जो होता है, उसका इनकम है जो उसका जो प्रॉफिट, वो भी उसमें वो ऐड कर चुका होता है। समझ में आ रहा है? ओके, ठीक। तो देखिए एक्सपेंसेस में जनरली जो चीज़ें क्वेश्चंस में आपको दी गई होंगी, जैसे कि जैसे मान लीजिए एक 3 एलिमेंट हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे मटेरियल ये ऑलरेडी दिया हुआ होता है, फिर उसके बाद में आपका लेबर ये एक हो गया। ये सारी चीज़ें ये मैं जस्ट शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। इसका परफेक्ट फॉर्मेट जो है वो आपके बुक में दिया हुआ है, वो आप लोग देखिएगा, बुक में पूरी तरह से क्लियर तरीके से दिया हुआ है, देख लीजिएगा। मैं बस शॉर्ट में कॉन्सेप्ट को बस क्लियर कर रहा हूँ कि कितनी आता है, किस साइड में क्या है। तो ये मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, प्लस एक्सपेंसेस ऑलरेडी हमने लिख ही दिया है, ठीक है। मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, फिर उसके बाद में जितने भी ओवरहेड्स हैं वो आ जाएगा आपका, ठीक है, ओवरहेड्स आ जाएगा। फिर उसके बाद में ओवरहेड्स के बाद में आपका आ जाएगा जैसे मान लीजिए प्लांट है, तो प्लांट इशू, क्योंकि देखिए प्लांट इशू का मतलब क्या है कि कितना प्लांट इशू किया गया है। जैसे कि बहुत सारे प्लांट अगर हैं तो उसमें से कितना प्लांट किस कॉन्ट्रैक्ट पे भेजा है, क्योंकि एक जो कॉन्ट्रैक्टर होता है जब वो कई कॉन्ट्रैक्ट एक साथ लेकर के जब कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा होता है तो वो उसके पास में प्लांट भी बहुत सारे होते हैं, मशीन भी बहुत सारी होती हैं, लेबर बहुत सारे होते हैं। वो हर अपने अपने साइट के हिसाब से वो लेबर को, प्लांट को, मटेरियल्स को वो क्या करता है, अलग अलग साइट पे वो भेज देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया प्लांट इशू। तो प्लांट इशू मतलब कि कितना प्लांट इशू किया गया उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए जिसका वो अकाउंट बनाया जा रहा है, ठीक है। उसी तरह से वहाँ पर मटेरियल कितना इशू किया गया, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। और फिर उसके बाद में क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए कि अब प्लांट इशू किया गया, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि तो यहाँ एक्सपेंसेस में क्या लिखना है कि ये जो प्लांट इशू किया गया, इस प्लांट में से एग्जैक्टली कितना प्लांट यूज किया जा रहा है, ठीक है, कितना प्लांट यूज किया जा रहा है, हमें ये मेनली क्या है समझना है, ठीक है। तो मान लो कि प्लांट इशू वाले में उसमें से कुछ डिफेक्टिव निकल गए, डिफेक्टिव बोले तो सही नहीं थे, वापस कर दिया गया। तो वापस कर दिया गया तो उसको हम क्या लिखेंगे, प्लांट डिफेक्टिव, इधर लिखेंगे प्लांट डिफेक्टिव, इधर आ जाएगा प्लांट डिफेक्टिव। उस तरह से फिर अब जैसे मान लीजिए कि प्लांट इशू हुआ था 20,000 रुपए का, सपोज 20,000 रुपए का प्लांट इशू हुआ था, इसमें से 2,000 रुपए का डिफेक्टिव निकल गया, समझ आ रहा है। तो 20,000 का इशू हुआ था, 2,000 का डिफेक्टिव निकल गया और 2,000 के डिफेक्टिव में बचा 18,000। अब 18,000 में से भी 8,000 का सिर्फ यूज हुआ है, बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिर्फ यूज हुआ और बाकी बच गया 10,000 का बच गया। तो बच गया जो वो चला जाएगा प्लांट एट साइट, कितना 10,000 का। तो यानी इस हिसाब से अगर देखा जाए तो खर्चा कितने का हुआ, खर्चा हुआ सिर्फ 8,000, क्योंकि 20,000 का प्लांट इशू किया गया था, उसमें से 2,000 का डिफेक्टिव निकल गया। तो जो डिफेक्टिव निकल गया उसका तो कोई यूज हुआ नहीं, क्योंकि हम एक्सपेंसेस में वही दिखाएंगे जो यूज हुआ है, जो यूज नहीं हुआ है उसे हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। तो इस हिसाब से प्लांट इशू हुआ था 20,000 का, इसमें से डिफेक्टिव जो था वो 2,000 का था, वो चला गया क्योंकि यूज नहीं हुआ, तो उसको हमने इधर दिखा दिया। फिर उस जो 20,000 में 2,000 जाने के बाद बचा 18,000, उस 18,000 में से भी पूरे उस एक साल के दौरान यूज सिर्फ 8,000 का ही हुआ है।
बाकी प्लांट जो है वो साइट यानी कि जहाँ काम चल रहा था वहाँ पे बचा हुआ है, अभी इस्तेमाल उसका नहीं हुआ क्योंकि काम पूरा हुआ नहीं, काम अभी होना बाकी है। जब काम और होगा आगे नेक्स्ट ईयर में तो फिर उसमें हो सकता है जो 10,000 का बचा हुआ उसमें से वो यूज होगा। तो जितना यूज होगा फिर नेक्स्ट ईयर का जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे उसमें ये लिखेंगे हम, और जो बच जाएगा उसको प्लांट एंड साइट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली हम लोग कैसे अकाउंट बनाएंगे। बहुत आसान, बहुत ही आसान है। जितना टफ ये चैप्टर लगता है सुनने में, इसको जब खुद आप स्टडी करोगे तो लगेगा बहुत टफ है, लेकिन इतना टफ है नहीं। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ बहुत ही सिंपल और बेसिक एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके दे रहा हूँ आप लोगों को। तो अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो को, एक बार नहीं समझ में 10 बार देखिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पूरा 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 चैप्टर का थ्योरी में यही आज क्लियर कर रहा हूँ, वीडियो को ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस साइड में आता है वो आता है बाय वर्क इन प्रोग्रेस। बाय वर्क इन प्रोग्रेस, WIP। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस में दो चीजें आती हैं, वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। कि कितना वर्क सर्टिफाइड हुआ और कितना वर्क अनसर्टिफाइड हुआ। ये भी मैं अभी पीछे भी आप लोगों को मैंने बताया, पहले इससे पहले मैं बताया। ठीक है, उसके बाद ये जितने भी हमारे इनकम है या जो भी हमारा बचा हुआ जो भी है, ये सब को लेकर के इसके बिहाफ पर इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इधर जो डिफरेंस आता है उसको हम कहते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, क्या लिखेंगे इधर बैलेंस जो आता है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब एक बात और, जो बैलेंस आता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाता, बल्कि उसके साथ साथ में एक और अकाउंट में जाता है जिसको रिजर्व अकाउंट है। ठीक, तो यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और रिजर्व अकाउंट दोनों को मिला करके बैलेंस को क्या किया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये बैलेंस होता है। ठीक, अब सवाल ये है कि सर जो बैलेंस आया वो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों नहीं जा रहा है, क्यों कुछ हिस्सा रिजर्व अकाउंट में जा रहा है और क्यों कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहा है। तो इसका पॉइंट ये है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि देखिए मैंने शुरू में कहा कि काम अभी पूरा नहीं हुआ, और जब तक काम पूरा नहीं हो जाता तब तक आप जो अकाउंट बना रहे हो वो फाइनल अकाउंट नहीं है। वो बस आप एक पर्टिकुलर ईयर का हिसाब किताब आप कर रहे हो उस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। ठीक है, सो वो काम अभी आगे भी कंटिन्यू चलने वाला है, बिकॉज यहाँ वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि काम जो यानी कार्य जो है वो प्रगति पर है। इसमें से अभी वर्क कुछ सर्टिफाइड हुआ कुछ अनसर्टिफाइड। ठीक, तो ये जो अनसर्टिफाइड ये तो आगे तक सर्टिफाइड करना ही करना है इसको, प्लस जो काम बचा हुआ है उसको भी आगे पूरा करना है। समझ में आ रहा है? ठीक, तो इसीलिए होता क्या है कि जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की जाती है, तो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जो अकाउंट अपना तैयार किया जाता है वो क्या करता है कि जो बैलेंस आता है उस बैलेंस का, बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस बैलेंस का कुछ अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज देता है वो, और कुछ अमाउंट को रिजर्व कर लेता है, क्योंकि उसको भी पता है कि आगे मुझे कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी उस काम को, बाकी बचे हुए काम को पूरा करने के लिए, और इसीलिए कुछ हिस्सा जो है वो रिजर्व अकाउंट में भेज दिया जाता है। अब सवाल यहाँ पे दोबारा फिर ये आता है कि सर कितना हिस्सा भेजा जाता है पीएल में और कितना हिस्सा भेजा जाता है रिजर्व अकाउंट में, है ना? तो कितना जाएगा? क्या ये क्वेश्चन में दिया हुआ है? जी नहीं, ये क्वेश्चन में नहीं होता है। इसके लिए एक पर्टिकुलर रूल बनाया गया है, और उस रूल को मैं नेक्स्ट समझाने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है, और वो रूल समझ लो, उसके बाद ये चैप्टर का थ्योरी जो है वो खत्म, उसके बाद सीधा न्यूमेरिकल। ठीक है, वो रूल समझ लोगे तो बस जितना मतलब जो जिस लेवल पे आप लोग पढ़ रहे हो उस लेवल के लिए जो मैं अभी समझा रहा हूँ इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए, बीकॉम के लेवल के लिए। समझ में आया? जब हाँ हायर क्लासेस में जाओगे तो और थोड़ा डिटेल्स में इसके बारे में मिलता है पढ़ने का, बट यहाँ के लिए इतना इस लेवल पे आप लोगों के लिए इतना काफ़ी है जो मैं अभी समझा रहा हूँ, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से रिलेटेड। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा कि जो कोई सवाल ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस में यानी कि जो बैलेंस आया उसका कितना हिस्सा पीएल अकाउंट में जाएगा और कितना हिस्सा रिजर्व अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे। तो इसको समझने के लिए मैं आगे फिर बढ़ता हूँ। ठीक है,
तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे यहाँ समझना है आपको कि कंपेयर करेंगे वर्किंग कैपिटल। इसमें भेजने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिएगा कंपेयर वर्किंग कैपिटल। WC का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल विथ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, विथ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक, विथ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो ये आपको समझना है। यहां प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा, रिजर्व में कितना जाएगा, ये समझने के लिए आपको दो चीजों को ध्यान रखना है, वर्किंग कैपिटल और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। वर्किंग कैपिटल क्या होता है आपको मैंने बता दिया, सॉरी वर्किंग कैपिटल, बार बार वर्किंग कैपिटल कह रहा हूं, सॉरी, वर्क सर्टिफाइड, नॉट वर्किंग कैपिटल, वर्क सर्टिफाइड। ओके, वर्किंग कैपिटल नहीं, वर्क सर्टिफाइड। WC एक्चुअली पढ़ाते थर्ड ईयर में वर्किंग कैपिटल, क्योंकि उसमें वर्किंग कैपिटल का एक पूरा चैप्टर है, तो वही मेरे दिमाग में चल रहा है। एक्चुअली वर्किंग कैपिटल वर्क सर्टिफाइड, यानी वर्क सर्टिफाइड और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, इन दो को आपको क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा ना। वर्क सर्टिफाइड क्या होता है ये मैं समझा चुका हूँ, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक। अब समझिएगा इसको ध्यान से। इसमें आपको दो चीजों को मेनली याद रखना, दो फ्रैक्शन को याद रखना। एक है 1/4 एंड दूसरा है 1/2। यानी इसका मतलब ये है कि आपका जो वर्क सर्टिफाइड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कितना है, मतलब कितना है, मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अगर 10 लाख है और आपका वर्क सर्टिफाइड जो है वो 5 लाख है, वर्क सर्टिफाइड का जो वैल्यू आ रहा है वो 5 लाख, यानी कितना परसेंट हुआ, 50%। किसका 50%, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 50%, मतलब 1/2। समझ में आ रहा है। वैसे ही अगर मान लीजिए कि 2.5 लाख अगर वर्क सर्टिफाइड का किया गया, वो 25% आता है, कितना आता है, 25% अगर आता है, तो इसका मतलब कितना है, 10 लाख का 25% कितना होगा, 2.5 लाख, और 2.5 लाख और 25% का मतलब कितना होगा, 1/4। तो मैंने दो चीजों को बताया, 1/4 एंड 1/2। ये चीज आपको यहाँ याद रखना है रूल को समझने के लिए, 1/4 एंड 1/2, क्योंकि यही पूरा इसी के ऊपर है पूरा रूल, ठीक है। सुनिए और समझ लीजिए। फर्स्ट रूल जो है, इफ वर्क सर्टिफाइड इज लेस देन 1/2, इज लेस देन 1/2, not 2, 1/4, 1/4, okay, 1/4, but less than 1/2, 1/2, okay, less than 1/2, sorry, wait, ये दूसरा वाला पॉइंट बता रहा हूँ, यानी if working capital, sorry, again working capital, if work certified is less than 1/4 of contract price, then all the balance amount transferred to रिजर्व अकाउंट। कहने का मतलब क्या है कि अभी जैसे सबसे पहले मैंने जो अकाउंट का फॉर्मेट बनाया था, तो उसमें मैंने क्या दिखाया आप लोगों को कि जो बैलेंस आता है डेबिट साइड में, उसका कुछ हिस्सा जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजा जाता है और कुछ हिस्सा जो है वो रिजर्व अकाउंट में भेजा जाता है, ये मैंने आपको बताया। तो क्वेश्चन ये था कि कितना पार्ट जाएगा रिजर्व में और कितना पार्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उस जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम बनाएंगे और बैलेंस आएगा। तो यहाँ समझना ये है कि अगर आपका वर्किंग कैपिटल, अगेन वर्किंग कैपिटल, वर्क सर्टिफाइड, नॉट वर्किंग कैपिटल, मेरे दिमाग में वर्किंग कैपिटल हो चुका है पूरी तरह से। वर्क सर्टिफाइड जो है वो अगर 1/4, किसका 1/4, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/4 से भी अगर कम है,
तो जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस पूरा का पूरा पीएल अकाउंट में नहीं जाएगा, बल्कि कहाँ चला जाएगा, चला जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट में। कहाँ चला जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट में। क्योंकि जो काम है 10 लाख का काम था, हमने 2.5 लाख का भी काम नहीं किया, हमने 2.5 लाख का भी काम नहीं किया, तो फिर जो बैलेंस आएगा वो पूरा का पूरा चला जाएगा, कोई लाभ नहीं हुआ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरा हमने रिजर्व कर दिया, क्योंकि नेक्स्ट हमको फिर पूरा काम को अच्छे से करना है नेक्स्ट ईयर। बात समझ में आ चुका होगा, पहला रूल। ठीक, सेकंड जो रूल है, दूसरा जो रूल है वो है इफ वर्क सर्टिफाइड इज ग्रेटर देन 1/4, ग्रेटर देन, ये था पहला वाला था लेस देन 1/4, ये है ग्रेटर देन 1/4, बट लेस देन 1/2 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक, दूसरा कंडीशन क्या है कि जो वर्क सर्टिफाइड है वो 1/4 से बड़ा है, लेकिन 1/2 से नहीं बड़ा है। बात समझ में आया? मतलब 25% से अधिक है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 25% से अधिक है। बात समझ में आ रहा है? क्या अधिक है? वर्क सर्टिफाइड इज ग्रेटर देन 25% बट लेस देन 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। समझ में आ गया? ठेका मूल्य के 50% से वर्क सर्टिफाइड जो है वो कम है, लेकिन 25% से अधिक है, यानी कि 25 से 50 के बीच में। समझ में आया? ठीक, तो ऐसे केस में आपको ध्यान रखना है कि कितना जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कितना जाएगा। तो इसमें भेजने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भेजने के लिए हम क्या करेंगे, 1/3 1/3 मल्टीप्लाई प्रॉफिट, मतलब 1/3 ऑफ व्हाट, 1/3 ऑफ प्रॉफिट। बात समझो, 1/3 ऑफ प्रॉफिट, 1/3 ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जो बैलेंस आया रहेगा ना, जो बैलेंस आया रहेगा आपका, उसका 1/3 लोगे, ठीक, और उसको मल्टीप्लाई करोगे आप क्या चीज से, कैश बाय वर्क सर्टिफाइड, यानी कि कैश जो दिया रहेगा और वर्क सर्टिफाइड भी दिया गया रहेगा, ये आप निकालोगे। तो ये अगर है तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर लोगे, और ये जो आएगा इसको कैलकुलेट करके जो अमाउंट आएगा वो चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और बाकी का जो बैलेंस रह जाएगा वो चला जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। आगे बात समझ में, रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा बैलेंस अमाउंट। ठीक, अभी कई बार क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड नहीं होता या बैलेंस अमाउंट में नहीं दिया होता, परसेंटेज में दिया होता है। कैश जैसे दिया आपको, कैश वो आपको उसमें नहीं दिया, क्या कहते हैं, अमाउंट नहीं दिया। अगर कैश अमाउंट में दिया है तो वर्क सर्टिफाइड से उसको डिवाइड करोगे। बात समझ में आ रहा है ना? अगर कैश अमाउंट में दिया है तो वर्क सर्टिफाइड से डिवाइड करोगे और फिर मल्टीप्लाई होगा जो प्रॉफिट का 1/3 आएगा उसके साथ। लेकिन अगर कैश अमाउंट में नहीं दिया, परसेंटेज में दिया है, तो फिर आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, कैश परसेंटेज। कैश परसेंटेज का मतलब है कि अगर 20% बोला तो 20/100, 30% बोला तो 30%। समझ में आ रहा है कि वर्क सर्टिफाइड से फिर उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये ध्यान रखना, परसेंटेज ऑफ कैश। ठीक, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं? आगे बढ़ो, थर्ड रूल। नाउ द थर्ड रूल जो है वो है इफ वर्क सर्टिफाइड इज ग्रेटर देन 1/2। नाउ ग्रेटर देन 1/2 यानी 50% से अधिक है आपका वर्क सर्टिफाइड। किस चीज के 50%? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का जो वैल्यू है उसके 50% से अधिक है, यानी कि 5 लाख से अधिक है। 10 लाख अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है तो उसके 5 लाख से अगर अधिक है आपका वर्क सर्टिफाइड, यानी कि जो वर्क सर्टिफाइड किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्टी या कॉन्ट्रैक्टी द्वारा लाए गए इंजीनियर के द्वारा काम को देखने के बाद, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, तो उसमें आपको करना कुछ नहीं है, 1/2 ऑफ व्हाट, ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। देन इसका भी बहुत सिंपल है, सेम यही फॉर्मूला रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है वो 1/3 की जगह क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा।
1/3 की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ आपने ऊपर वाले में 1/3 लिखा, यहाँ आप लिखोगे 2/3 मल्टीप्लाई प्रॉफिट। वही फिर जो प्रॉफिट आ रहा है उसका 1/3 नहीं करके, बल्कि आप प्रॉफिट का जो बैलेंस आएगा वही तो प्रॉफिट है ना, जो बैलेंस आपके डेबिट साइड में आ रहा है जिसको आप डिवाइड कर रहे हो वही आपकी प्रॉफिट है। बात सुन, उसका 2/3 निकालोगे और मल्टीप्लाई वही कैश परसेंटेज, या अगर सिर्फ कैश अमाउंट में दिया है तो वर्क सर्टिफाइड से डिवाइड कर लो। समझ में आ रहा है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए कैश परसेंटेज, अगर परसेंटेज दिया तो वर्क सर्टिफाइड से नहीं डिवाइड होगा, कैश का अमाउंट दिया तो ही वर्क सर्टिफाइड से डिवाइड होगा। समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आप इस तरह से लिखते हो तो परसेंटेज हटा दीजिए, फिर कैश बाय वर्क सर्टिफाइड। ओके, तो ये कुछ बेसिक रूल है। अब चौथा एक पॉइंट ये भी होगा आपके दिमाग में, सर अगर लॉस हुआ तो क्या होगा? ये तो प्रॉफिट हुआ ना, ये तो प्रॉफिट हुआ तो हम उसको डिवाइड कर रहे हैं रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना। अगर हमको लॉस होगा तो क्या करेंगे? तो इफ लॉस, तो ये पूरा का पूरा जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। इफ लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस फर्क ये होगा कि ये कौन सा साइड हो जाएगा, लॉस होगा तो उस साइड क्रेडिट साइड में सारा का सारा अमाउंट भेज दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो फिर ना कोई रिजर्व होगा ही नहीं, क्योंकि प्रॉफिट होगा तभी तो रिजर्व करोगे, प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो रिजर्व कहां से करोगे? तो लॉस हुआ तो पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में के उस साइड में आप दिखा दोगे, वो अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप दिखा दोगे। समझ में आ रहा है? तो ये पूरा हमारा कॉन्सेप्ट था कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का, और इससे और भी बहुत कुछ चीजें दी गई हैं, बट जितना मैंने अभी बताया आपको, अगर इतना भी आप क्लियरली समझ लेते हो तो काफ़ी आपके लिए बहुत डिटेल्स में मैंने बताया है। बेसिक जो है वो आपका क्लियर हो चुका होगा। और इस वीडियो को अगर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लगे, 4 बार लगे, 5 बार लगे, जितना लगे आप रखो इसको और अच्छे से इसको देखो और समझो। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट है और जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एक टॉपिक है एक्सक्लेशन क्लॉज। ठीक है ना, एस्केलेशन क्लॉज एक टॉपिक है, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। ओके, ESCALATION एस्केलेशन क्लॉज। देखिए क्लॉज को हम कहते हैं कंडीशन, क्लॉज को कहा जाता है कंडीशन। ठीक, तो एस्केलेशन क्लॉज कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एस्केलेशन क्लॉज क्या है। तो देखिए एस्केलेशन क्लॉज का सिंपल सा मतलब बस इतना ही है कि कई बार क्या होता है कि जब कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, दोनों लोगों के बीच जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये पहले से जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो पहले से सारी चीज़ों को तय कर लेता है कि मुझे ये चीज़ करना है, मुझे ये बिल्डिंग बनानी है, मुझे ये रोड बनाना है, मुझे ये ब्रिज बनाना है, तो उसमें कौन कौन से मटेरियल लगेंगे, कितने लेबर लगेंगे और किस तरह के मटेरियल इसमें लगाने हैं, तो उसकी प्राइसेस मार्केट में क्या है ये उसको पता होता है, क्योंकि उसका काम ही वही होता है। तो वो मटेरियल की सारी चीज़ों को उसको पता है कि मटेरियल का क्या रेट चल रहा है मार्केट में, मैं किस रेट में मुझे मिल जाएगा, या मैं किस रेट में ला करके मैं इसमें यूज कर सकता हूँ, कौन से मटेरियल को, लेबर कितने में मुझे मिल जाएंगे, प्लांट की क्या खर्च आएगा, ये जो सारी चीज़ें हैं ये फिक्स होता है। मतलब उसको पता होता है, फिक्स क्या होता है मतलब पता होता है। तो वो उस बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को वो तय कर लेता है कॉन्ट्रैक्ट के साथ। लेकिन कई बार जब लंबे समय के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है तो कई बार मार्केट में फ्लक्चुएशंस, यानी कि रेट जो है वो इंक्रीज होने के चांसेस होता है। ज़्यादातर इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं, डिक्रीज तो काफ़ी कम ही होता है, इंक्रीज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और एक कॉन्ट्रैक्टर को अगर ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर चीज़ों का जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो नॉर्मल सी बात है कि अगर चीज़ों की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो फिर जो उसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अगर आज मैं फिक्स कर लेता हूँ कि 10 लाख है, एंड मैं ये फिक्स नहीं करता हूँ कि अगर भविष्य में दाम किसी चीज़ का बढ़ जाएगा तो नुकसान कॉन्ट्रैक्टर का होगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त कॉन्ट्रैक्टी को ये कह देता है, क्लियरली एक कंडीशन रखता है। क्योंकि देखो कॉन्ट्रैक्टी तो कंडीशन रख ही रहा है कि भाई मुझे इस तरह की चीज़ें चाहिए, मुझे ये चाहिए, अगर नहीं होगा तो हम पैसे आपको पूरा नहीं देंगे, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, ये सब कॉन्ट्रैक्टी का कंडीशन है। बट कॉन्ट्रैक्टर का कंडीशन क्या है, तो कॉन्ट्रैक्टर का भी एक कंडीशन कॉन्ट्रैक्टर ये रखता है
कि अगर इन फ्यूचर मैं आज जो काम कर रहा हूँ, आज फिलहाल जो मार्केट में रेट है, मैं उस रेट से अगर आपको देख रहा हूँ तो ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। लेकिन अगर इन फ्यूचर प्लांट की वैल्यू बढ़ जाती है, लेबर की वैल्यू बढ़ जाती है, मटेरियल की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है ना, मटेरियल का लागत जो है वो बढ़ जाता है, तो फिर इन फ्यूचर मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को भी क्या करूंगा, इंक्रीज कर दूंगा। ठीक, अभी कंडीशन ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में ये पहले से लिखा होता है कि अगर जो फिलहाल में जो मटेरियल की वैल्यू है या लेबर की वैल्यू है या जो कॉन्ट्रैक्ट की या जो प्लांट की जो वैल्यू है, अगर 5% या 10% मतलब मटेरियल हो या लेबर हो, ठीक है, या प्लांट हो या जो भी है, जो भी चीजें यूज की जा रही है, अगर इनकी वैल्यू सपोज एग्रीमेंट में ये है कि 5% तक अगर इंक्रीज होता है, मतलब आज जो वैल्यू है उसका 5% तक अगर इंक्रीज होता है, देन नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वही सेम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो तय हुआ है, जैसे 10 लाख हमारे बीच तय हुआ है, तो 10 लाख की मैं लूंगा, क्योंकि मैं इसी में इसको मैनेज करूंगा जो इंक्रीज हुआ, कॉन्ट्रैक्ट का नहीं है। लेकिन अगर इससे ऊपर इंक्रीज होता है, यानी कि 5% से अगर ऊपर जाता है, देन मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ाऊंगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये कंडीशन एग्रीमेंट में तो रखा जाता है। जरूरी है कि 5% हो, कंडीशन अगर 10% का रखा गया तो 10% तक इंक्रीज अगर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सेम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे चलेगा काम। लेकिन अगर 10% से ऊपर गया तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा। इसी को कहते हैं एस्केलेशन क्लॉज, एस्केलेशन क्लॉज इसी को कहा जाता है। ठीक है, सो ये था मेरे तरफ से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। बाकी आप लोग किताब में दिया हुआ है, उसको पढ़िए एक बार। थोड़ा सा कहीं कोई पॉइंट में डाउट लगे जो मैंने आज एक्सप्लेन किया तो दोबारा से मुझे मैसेज करना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और अच्छे से। थैंक यू।